तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आप लोग हमारे चैनल के पेज में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली पूरा थ्योरी देखने वाले हैं कि आखिर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर किसको कहते हैं, एडजस्टमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको कहते हैं, डिफिनेशन, और जो भी 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग इसमें आपको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं। ये आपका यहाँ पर बुक का है। सबसे पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर किसको कहते हैं, मीनिंग ऑफ ए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं मीनिंग ऑफ ए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चलिए सबसे पहले देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किसको कहते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर व्हेन ए पार्टनर कट ऑफ हिज रिलेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस रीजन, settle his account and leave the firm, such a situation is called रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कब कहेंगे, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और अपना जो अकाउंट है, जो अपना कैपिटल है, जो अपना ड्राइंग है, जो भी अपना सैलरी कमीशन है, उन सब अकाउंट को सेटल कर लेता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बिल्कुल क्लियर डिफिनेशन है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर तभी कहलाएगा जब कोई पार्टनरशिप से हट जाएगा, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो सब कुछ उसका हट जाएगा, अब उससे कोई संबंध नहीं है किसी पार्टनर से, वो उस पार्टनरशिप से निकल जाएगा और अपना जो अकाउंट है वो सेटल कर लेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बिल्कुल सिंपल है। एक और डिफिनेशन है कि व्हेन ए पार्टनर कट ऑफ हिज रिलेशन from the partnership on account of various reason, settle his account and leave the firm, such a situation is called the retirement of a partner। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मोड और वे ऑफ रिटायरमेंट। जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका क्या मोड होता है, क्या तरीका होता है, कैसे क्या रिटायरमेंट होता है, और ये बेसिकली 2 मार्क्स में पूछता है आपको एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द मोड और वे ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से होगा आपका आंसर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखेंगे पहला, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। कंसेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए सब पार्टनर की, जो भी पार्टनर है उन सब में सबको सहमति होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं हट सकते हैं। अगर सब लोग बोल रहा है ठीक है आप रिटायर हो सकते हो, तभी आप रिटायर हो सकते हो। ठीक है। दूसरा, बाय द वर्च्यू ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर के बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तीसरा, इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। साथ ही साथ हर एक पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा लिख कर कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और अगर वो जब भी सभी पार्टनर साइन कर देते हैं, सहमत दे देते हैं अपना, अगर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं तभी रिटायरमेंट होता है। तो इन 3 मोड से द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि 3 मोड से ही आप क्या कर सकते हो, आप 3 मोड से आसानी से रिटायर हो सकता है पार्टनर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेएलपी की। जेएलपी क्या होता है, ये 2 नंबर का पूछता है, व्हाट इज जेएलपी। तो जेएलपी लिखना है, जेएलपी सबसे पहले लिखेंगे, जेएलपी फुल फॉर्म लिखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी आप सुने, इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सारा पॉलिसी होता है, उसी प्रकार से जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब कि जब कोई पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर वगैरह क्या होते हैं, वो जॉइंटली लाइफ पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलकर क्या करते हैं, अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाते हैं। वो लोग मिलकर क्या करते हैं, वो लोग आपस में मिलकर जो भी प्रीमियम उनको पेड करना होता है उस साल का, तो वो लोग आपस में मिलकर पेड करते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टनर क्या होता है, जैसे ही पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो आपस में क्या होता है, जैसे ही रिटायर हो जाता है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टूट जाता है, तो उन्हें सरेंडर वैल्यू जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को देना पड़ता है। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है विच इज टेकन अप बाय द फर्म, जो कि फर्म के द्वारा लिया जाता है। एक इंडिविजुअल पर्सन जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं लेता है, वो लेगा तो अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जॉइंटली जब मिलकर लेते हैं, पार्टनर मिलकर, ऑन द लीव्स ऑफ पार्टनर जॉइंटली, जब पार्टनर जॉइंटली रहते हैं तभी लेते हैं। एंड प्रीमियम ऑन जेएलपी इज पेड बाय द फर्म, और जो भी प्रीमियम होता है साल का तो वो लोग पेड करते हैं आपस में।
इसे कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी, ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों पार्टनर है और आपस में क्या किए हैं, इन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है। तो ये तीनों के तीनों मिलकर जो अपना उनका प्रॉफिट होगा फर्म के द्वारा दिया गया प्रॉफिट को क्या करेंगे, ये लोग प्रीमियम देंगे, प्रीमियम भरेंगे, ठीक है। और जैसे ही एक बंदा सर रिटायर हो जाता है या मर जाता है या फिर छोड़ देता है कि नहीं, तो क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टूट जाता है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं बन सकता, जो भी पैसा बचा कुचा सब बन जाएगा आपस में और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फिर से टूट गया, फिर से नया बनेगा। तो इस कहने का मतलब है कि जब भी पार्टनर आपस में मिल रहेंगे तभी होगा, जैसे ही हटेंगे बस गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिविजुअल में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, जैसे बंदा जब तक बंदा है जिंदा तब तक तो उसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी चलता रहेगा, वो प्रीमियम भरता रहेगा। जैसे वो एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होगा, मरेगा, तो उसका जॉइंट लाइफ जो उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था वो खत्म हो गया, जो भी पैसा था उसको देने का दे देगा, या फिर वो बंदा सरेंडर खुद को कर लेगा तो भी दे देगा। लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर एक भी बंदा रिटायर हो जाता है, एक भी बंदा अगर मर जाता है, एक भी बंदा अगर छोड़ देता है, तो पूरा का पूरा जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो ध्वस्त हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जुड़ा हुआ बात है सरेंडर वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। ये सरेंडर वैल्यू जॉइंट लाइफ पॉलिसी से ही जुड़ा होता है। देखिए जैसे जब तक जॉइंट पॉलिसी चल रहा है, जैसे ही कोई बंदा रिटायर हो जाता है या फिर कोई नया व्यक्ति आता है, एडमिशन होता है, तो जीएलपी सरेंडर हो जाता है। देखिए जीएलपी क्या होता है, मैंने बताया लाइफ पॉलिसी होता है। जीएलपी में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। अगर मान लीजिए कि ये ए बी और सी, ये तीनों के तीनों पार्टनर है, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों पार्टनर है और ये तीनों के तीनों ने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाया है 5 साल का मैच्योरिटी डेट पर। और अगर ये 5 साल का मैच्योरिटी डेट पूरा कर लेते हैं, 5 साल प्रीमियम भर देते हैं, तो इनको जो पैसा है वो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। 1 लाख का ये 1 लाख का अपना पॉलिसी खरीदें, ठीक है, तब तो उनको पूरा मिल जाएगा 1 लाख रुपया जो भी है। तो कहने का मतलब है कि जब मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाता है तब तो उन्हें क्या मिलता है, जब मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाता है तब तो उनको क्या मिल जाएगा, पूरा पॉलिसी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तब तो इनको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। इन्होंने 1 लाख का जो पॉलिसी था उन्होंने खरीदा, मैच्योरिटी डेट ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैच्योरिटी डेट पूर जाएगा तो उन्हें 1 लाख का जो पॉलिसी वैल्यू था वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। या तो मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाए या तो कोई बंदा मर जाए, या तो मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाए या तो कोई बंदा मर जाए, दोनों केस में क्या होगा सर, पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, सरेंडर नहीं होगा। सरेंडर कब होगा, या तो कोई पार्टनर एडमिशन कर रहा है आपके पार्टनरशिप फर्म में, या तो कोई रिटायर कर रहा है आपके पार्टनरशिप फर्म में। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, अगर 5 साल के बीच में या तो कोई एडमिट कर रहा है या तो कोई रिटायर कर रहा है, इन केस में क्या होता है, आपका जो पॉलिसी है वो सरेंडर कर दिया जाएगा। आपका जो पॉलिसी क्या कर दिया जाएगा, सरेंडर कर दिया जाएगा, उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। अगर मैच्योरिटी डेट में, ध्यान से समझिएगा, अगर मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया, 5 साल पूरा हो गया, तो आपको मिलेगा पॉलिसी वैल्यू। अगर मैच्योरिटी डेट पूरा नहीं हुआ, बीच में कोई रिटायर कर जाता है पार्टनर या फिर कोई एडमिट करता है, तब क्या होगा उन केस में, उस केस में सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 केस है। पहला केस है कि आपको पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगा, आपने 1 लाख का पॉलिसी वैल्यू खरीदा, 1 करोड़ का पॉलिसी वैल्यू खरीदा, वो मतलब नहीं है। समझिए क्या बात है कि पॉलिसी वैल्यू ये चीज़ है, ठीक है, और एक तरफ मिलता है आपको सरेंडर वैल्यू, एक तरफ मिलता है आपको सरेंडर वैल्यू। तो देखिए पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कब कब मिलेगा, या तो आपका मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाए, या तो आपका मैच्योरिटी डेट, लिख लीजिएगा इसको, मैच्योरिटी डेट बोल दिया मैंने, या तो कोई भी पार्टनर डेथ कर जाए। क्या बोला, पॉलिसी वैल्यू तभी मिलेगा या तो मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाए, 5 साल का 10 साल का जब का है, तब भी आपको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। 1 लाख का कराए हैं, 2 लाख का कराए हैं, 10 करोड़ का कराए हैं, मतलब है, या तो कोई बंदा मर जाए बीच में, तो भी आपको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मतलब आधा पैसा मिलेगा, जो पैसा मान लीजिए 3 साल में ही कोई बंदा रिटायर कर जाता है या फिर कोई एडमिशन में लेता है, तो बीच में जो पैसा मामूली सा नॉमिनल फी होता है, नॉमिनल जो वैल्यू होता है वो आपको दे दिया जाता है। 1 लाख या 1 करोड़ नहीं दिया जाता है, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया जाएगा।
कब कब केस में सरेंडर वैल्यू होता है, या तो कोई बंदा रिटायर कर जाए पार्टनर से, और दूसरा केस है या तो कोई बंदा एडमिशन ले ले पार्टनर में, तो भी टूट जाएगा पूरा पूरा। तो ये समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, पॉलिसी वैल्यू कब होता है और सरेंडर वैल्यू कब होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल पे। क्या करता है सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू कहता है कि सरेंडर वैल्यू इज द वैल्यू विच इंश्योरेंस कंपनी विल पे, जो कि इंश्योरेंस कंपनी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि आपने इंश्योरेंस कराया तो वही बढ़ेगी ना। इफ़ द पॉलिसी इज डिसकंटिन्यू एंड सरेंडर टू द कंपनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ध्यान रखिएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले या तो बोल ही दे, या तो क्या बोल दे, या तो पूरा पार्टनर बोल दे कि भाई मैं क्षमता नहीं रखता हूँ प्रीमियम भरने का, तो वो प्रीमियम जब नहीं भर सकता है तब कहाँ से चलेगा वो, तब तो भाई वो सरेंडर कर देगा। तो उसको जो नॉमिनल वैल्यू होता है सरेंडर वैल्यू दे दिया जाता है, उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। और इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही काम देगा कि पॉलिसी वैल्यू किसको कहते हैं और सरेंडर वैल्यू किसको होते हैं। अच्छे से मैंने समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोड देख लिया था हम लोगों ने, पोजीशन अब देखते हैं। देखिए पोजीशन क्या क्या है। पोजीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का क्या पोजीशन होगा, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। दो पोजीशन है। देखिए जब रिटायर पार्टनर कर रहा है तो उससे पहले जो क्रेडिटर है, जो लायबिलिटी है, वो रिटायरमेंट के पार्टनर का हिस्सा में रहेगा। रिटायरमेंट पार्टनर को उस पैसा जो उसका खुद का हिस्सा है, जो उसको पैसा देना है, उसके रेशियो को जो पैसा देना है उसको देना पड़ेगा। यही कर रहा है यहाँ पर। देखिए ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लाइबल टू द क्रेडिटर फॉर एक्ट टू द फर्म डन बिफोर अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरिंग। उसके रिटायरिंग तक से पहले जो भी क्रेडिटर था, उसके रिटायरमेंट तक पहले जो भी क्रेडिटर था, जो भी लायबिलिटी था, जो भी लोन वगैरह दिया हुआ था, उसको चुकाने का जो पैसा है, उसका जो हिस्सा है, वो जरूर उसको देना पड़ेगा। द रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑन द फर्म बिगन बट अनफिनिश एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। उससे रिटायरमेंट से पहले जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह देना था, ठीक है, तो उनको देना पड़ेगा, लाइबल होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर ही रिटायरमेंट अंटिल ए पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन। जब तक उसको रिटायरमेंट का ये नहीं मिल जाता है सर्टिफिकेट कि हाँ आप रिटायर हो चुके हैं पार्टनर तक, तब तक कहता है कि जो भी लाइबल होता है थर्ड पार्टी का, अगला पार्टी का, वो सब का सब वो लाइबल रहता है देने के लिए। बात समझ में आ गई। दो राइट होते हैं रिटायरिंग पार्टनर के, दो राइट होते हैं। पहला राइट होता है कि एन अंडरगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन ए बिजनेस कंपीटिंग विथ दैट ऑफ द फर्म बट ही मस्ट नॉट यूज द फर्म नेम, मस्ट नॉट रिप्रेजेंट ही इज कैरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड मस्ट नॉट सोलिसिट द कस्टमर ऑफ द फर्म। कह सकता है, कहता है कि मान लो कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो जो बिजनेस कर रहा था, वो जो पार्टनरशिप जो फर्म था, कुछ तो कुछ बिजनेस कर रही होगी, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही थी, वो रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस नहीं कर सकता है, वो उस कस्टमर को नहीं घींच के ला सकता है। तो कुछ ऐसा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो फर्म का नाम है, फर्म का जो रेपुटेशन है, जो फर्म बिजनेस कर रहा है, वो सब नहीं कर सकता है। दूसरा कहता है कि इफ़ ऑन रिटायरमेंट द अकाउंट ऑफ द फर्म आर नॉट सेटल एंड द आउटगोइंग पार्टनर इज नॉट पेड हिज ड्यूज, he is entitled to share in the profit even after his retirement partner intends। कहता है कि मान लीजिए आपने बनाया होगा, जब आप बनाते होंगे रिटायरमेंट पार्टनर अकाउंट, तो कभी कभी बैलेंस शीट में आप लोन लिख लेते हैं। मान लो बी लोन कर रहा है, बी अगर रिटायर कर रहा है तो बी लोन अकाउंट करके बनता है लायबिलिटी साइड में। तो कहीं पार्टनर जो रिटायरमेंट पार्टनर है, उनको पूरा क्या होता है, इन पूरा जो पेमेंट है उसका नहीं हो पाता है। तो रिटायरमेंट पार्टनर राइट है, अधिकार है रिटायरमेंट पार्टनर के पास कि वो 6% के इंटरेस्ट के साथ वो क्या कर सकता है, पैसा ले सकता है जब भी उसे मिलेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होता है तो क्या क्या इफेक्ट आती है फर्म में और उसके अकाउंटिंग में। चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला है द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर विल ट्रीट द ओल्ड पार्टनरशिप एंड ए न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। जो ओल्ड पार्टनरशिप था वो हट जाएगा और न्यू पार्टनरशिप आएगा, जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कंबाइंड शेयर द रिमेनिंग पार्टनर इज इंक्रीज। ये तो जाहिर सी बात है कि पहले 5,000 रुपया आ रहा था तो 3 लोगों में बट रहा था, अब वही 5,000 रुपया आएगा तो 2 लोगों में बटेगा। तो जैसे ही पार्टनर कम होगा तो पैसा आपस में दोनों को ज़्यादा मिलने लगेगा, ठीक है। तीसरा
तीसरा पॉइंट कहता है कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर। आप जानते हैं कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट किसको कहते हैं। एक्यूमुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस वो प्रॉफिट लॉस होता है जो कि अंत तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पार्टनर के बीच में। तो लास्ट जब रिटायरमेंट होता है या फिर किसी का डेथ हो जाता है तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस या फिर कोई रिजर्व बांट लिया जाता है। चौथा, एसेट एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड एंड प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। जब भी पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ होता है तो सीधी सी बात है हम लोग एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूड कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एसेट और लायबिलिटी बढ़ घट रहा हो और आप पैसा देकर चले गए। ठीक है। नेक्स्ट पाँचवा पॉइंट कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बी वैल्यू। हाँ, ये तो सही बात है कि गुडविल जो होता है वो वैल्यू किया जाता है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। तीसरा पॉइंट कहता है, छठा पॉइंट कहता है द क्लेम फॉर द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी रिटायरमेंट। क्लेम करता है जो भी रिटायरमेंट पार्टनर का जो भी उसका पैसा होता है देता है। और सातवां पॉइंट कहता है कि ड्यू टू द पेमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एसेट ऑफ द फर्म आर रिड्यूस। एसेट फर्म का क्या होता है, कम हो जाता है। एंड इफ द क्लेम इज नॉट मेट फॉर द फर्म रिसोर्स लोन हैज़ टू बी अरेंज टू पे ऑफ द क्लेम। तो उसको लोन लेना पड़ता है कि भाई आखिर पूरा पैसा क्लेम करो। ध्यान से समझिएगा, क्लेम का मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक पार्टनर रिटायर कर लिया, वो पूरा उसका अकाउंटिंग सब कुछ हो गया, 60,000 रुपये उसको देना है। फर्म के पास 60,000 रुपया अभी नहीं है तो ज़बरदस्ती पार्टनर मांग रहा है 60,000 रुपया, तो कहीं ना कहीं फर्म को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका कर्ज बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ में कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, इफ़ेक्ट होते हैं कब, रिटायरमेंट के समय। क्या क्या एडजस्टमेंट होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के समय। पहला पॉइंट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बदल जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, रिवैल्यूशन बनाते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्यूमुलेट का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला केस होता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो जाता है, उसके हिसाब से बांटना पड़ता है। कैलकुलेशन करते हैं टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, सेटल करते हैं टोटल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर को, और एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल को। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से कि व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट पार्टनर किसको कहते हैं। तो रिटायरमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है, जो हमने लिखाया था डिफिनेशन वो लिख दीजिएगा आराम से। कहता है इज द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ वो चैप्टर। मतलब कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना, एडमिशन ऑफ पार्टनर होना, रिटायरमेंट होना, डेथ ऑफ पार्टनर होना, तो यही सब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कि क्या होता है एग्जिस्टेंस वैसा का वैसा रहता है, केवल ऊपरी रिलेशन बदलता है। तीसरा स्टेट एनी टू मोड ऑफ रिटायरमेंट, 2 मोड बताइए। आपको 3 मोड बता चुके हैं, पहला मोड लिख दीजिए और दूसरा मोड लिख दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप बना सकते हो। एक देख लीजिए यहाँ पर गेनिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट क्या होता है, तो द रेशियो इन विच द रिटर्निंग पार्टनर शेयर इन टेकन, जो भी लेता है उसके हिसाब से गेनिंग रेशियो होता है। गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन आपको आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको लिख दीजिए कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्शन द गुडविल पेबल टू रिटायरिंग डिक्रीज पार्टनर। गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं, ताकि जो भी पार्टनर बचे कुचे हैं, अगर वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर जो गेन कर रहा है वही पार्टनर को पैसा देगा, वही गुडविल देगा। ठीक है। तो और ये सब एडजस्टमेंट है, उतना ये सब देखने वाला नहीं है। ये देख लीजिए कि हाउ वुड यू डील विद एग्जिस्टिंग गुडविल ऑन रिटायरमेंट, तो करते हैं ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। ओल्ड रेशियो में करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल का। और ये देख लीजिएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सरेंडर वैल्यू आपको बता ही दिया है, दोनों चीज़ इसको लिख लीजिएगा दोनों को, और तो हो ही गया सारा चीज़। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि ABC पार्टनर है, 5:4:1 के बीच में वो लोग क्या करते हैं, 5:4:1 का उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है। बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर A रिटायर होता है। तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ए अगर रिटायर कर रहा है, आप देखिए ध्यान से, A अगर रिटायर कर रहा है, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बनाकर, A, B और C क्या उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 5:4:1। बहुत ही ईजी है, बेसिकली आपको बता देता हूँ, ऐसे बताया हुआ हूँ। तो 5:4:1 का रेशियो में ए क्या करता है, रिटायर करता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी क्या होगा, सिंपल सा है सर, 4:1 आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट कुछ दिया ही नहीं है कि वो बांट रहा है शेयर या फिर हाफ ले रहा है, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया है तो सीधा आप जो भी रेशियो रहेगा 4:1, जो बचा कुछ है वही लिख देंगे।
तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या आ रहा है, अंतर देखिए ये आ रहा है कि पहले ए क्या ले रहा था 5/10, बी ले रहा था 4/10, सी ले रहा था 1/10। अब बी और सी कैसे लेगा सर, बी और सी लेगा 4/5 एंड 1/5। देखिए अंतर आ रहा है ना, पहले ले रहा था 10 रुपया में, पहले बी 10 रुपये में 4 रुपया ले रहा था, अब बी 5 रुपये में 4 रुपये ले रहा है, मतलब 10 रुपये में 8 रुपये लेगा। तो अंतर तो आ ही रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है कि सर ए रिटायर होता है तो ए का काट दीजिए, जो बच्चा कुछ है उसका लिख दीजिए 4:1, 4/5 एंड 1/5। बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन है एक यहाँ पर और है 2, हाँ 2 नंबर। अब बोलता है बी रिटर्न कर देता है, बिल्कुल बी रिटर्न अगर कर देगा, बी रिटर्न करेगा तो बी का काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 5:1। ठीक है, बी का काट देंगे अच्छा से। अब देखिए अब बोल रहा है सी रिटर्न कर देता है, तो सी का काट देंगे 5:4। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया इसलिए हम लोग इसे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई जेड पार्टनर है, 1/4, 2/5, 7/20 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। बोलता है जेड रिटर्न होता है फ्रॉम द फर्म, तो कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, डिनोमिनेटर जो हम लोग को सेम करना होगा। देखिए 1/4 है, 2/5 है, 7/20 है, तो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ 1/4, 2/5 और 7/20। 1/4, 2/5 और 7/20, तो इसको सेम कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो सबका नीचे में हम लोग 20 करेंगे। तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पर हमारा आएगा 20। तो यहाँ पर 1/4 को कितना से गुना करेंगे, जो 20 आएगा। 1/4 को कितना से गुना करेंगे, नीचे में 20 आएगा, 5 से गुना करेंगे, तो नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर से भी 5 से गुना करेंगे। देखिए बता देते हैं, यहाँ पर देखिए 1/4 को कितना से गुना करेंगे तो हमारा 20 आएगा, तो 5 से गुना करेंगे, नीचे से करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो आ गया 5/20। उसी प्रकार से हम लोग 2/5 का करेंगे, और 7/20 तो पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हम लोग मिटा कर लिख देते हैं डायरेक्ट 5/20, 5/20। और इसको भी कर देते हैं 2/5 को कितना से गुना करेंगे, जो नीचे में हमारा 20 आ जाएगा। तो 2/5 को हम लोग 5 को गुना करेंगे 4 से, तो 5 को गुना करेंगे 4 से 20 आ गया, तो 2 को भी गुना करेंगे 4 से 8 आ गया। ठीक है, और ये 7/20 का 20 है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि जेड रिटर्न हो जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाइए। तो जेड है, जेड ये है, जेड कौन है, जेड ये है जेड। ठीक है, जेड है ये, जेड ये है, तो जेड का हम लोग काट देंगे। काटने बात है यहाँ पर 5:8 इज द आंसर। चलिए चेक करते हैं। देखिए 5:8 आंसर है, देखिए 5:8 आंसर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 3:2:1 है, इसको आप लोग कीजिएगा होमवर्क, बिल्कुल सही है। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। आर रिटायर करता है, सेलिंग हिस्से, ओह इसमें आर बेच देता है रिटायर को, शेयर टू क्यू को बेच देता है। अब कैलकुलेट करना है, तो इसमें थोड़ा सा झंझटिया है, तो तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, झंझटिया थोड़ा सा है। देखिए क्यू यहाँ पर बेच देता है ना, आर पूरा बेच देता है क्यू को, तो आर का देखिए शेयरिंग रेशियो 1/6 है, 1/6 है। तो देखिए 1/6 है और क्यू बेच देता है, तो क्यू का कितना है 2/6, पहले से 2/6 था, अब 1/6 और आ गया, तो फॉर्मूला कितना आ गया 3/6। अब देखिए 3/6 कितना किसका आ गया, 3/6 क्यू का आ गया। अब पी का कितना है, पी का कितना है 3/6, सिंपल, दोनों बराबर हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए आंसर 3/6 इज टू 3/6। अब काटिएगा तो 1 आ ही जाएगा, 1:1 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन यही सब आता है। अब है ए और बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। सी चाहता है कि वो रिटायर हो एंड ए एग्री टू परचेज सी शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको आप लोग कीजिएगा होमवर्क, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका बना या फिर नहीं बना है। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आंसर इसका क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करते हैं। कहता है
A, B and C. A, B and C are partner in a farming. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3 है. बी रिटायर करता है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली एमोंग ए और सी में बांट देता है आधा आधा. कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखिए बी रिटायर करता है तो बी का कितना है, बी रिटायर करता है तो बी का है 4/12. तो 4/12 का आधा कर दीजिए. 4/12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4/24. ठीक है, तो 4/24 आ गया. देखिए यहाँ पर है ना 4/24. 4/24 आएगा सर जी, तब काटेंगे इसको 2 × 4. और जो भी होमवर्क आपको दिया है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका बना या फिर नहीं बना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में लाइव आकर इस सारा सॉल्यूशन कराऊंगा. थैंक यू. लाइव आकर पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा बैठकर. साथ साथ यहाँ पर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जब एग्ज़ाम टाइम में लाइव आऊँगा कम से कम 50 क्वेश्चन करवाएंगे. ठीक है, थैंक यू.